नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे, जिनका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन और लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म सन 1911 ईस्वी सन में हुआ और उनका निधन सन 1987 ईस्वी सन में हो गया था। और इस पाठ का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। की लेखक का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उनके भाग 1 से ये अंश लिया गया है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कशिया यानी कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। कारागार यानी कि जेल में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का भी संपादन किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित है, यह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी था और स्वदेशी चीजों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन से ही उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे शहीद ऐसे हो गए हैं, कई सारे क्रांतिकारियां ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। तो ये क्रांतिकारी शेखर भी उनमें से एक है कि उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया था, कि वो क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे और वो अंग्रेज सरकार के जबरदस्त विरोधी थे और स्वदेशी चीज के चाहक थे और विदेशी चीज को वो नफरत करते थे और अंग्रेजी भाषा के बजाय हिंदी भाषा को वो महत्व देते थे। यहाँ पे हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग का अर्थ है सहयोग न देना, कि गांधी जी का एक आंदोलन असहयोग आंदोलन कि देश के अंदर असहयोग आंदोलन चला, उसकी एक लहर आई और पूरा देश उसमें बह गया यानी कि उसका साथ दिया, कि भारत देश पूरा इस असहयोग आंदोलन में चलने लगा, गांधी जी का साथ देने लगा। कि शेखर भी इसमें बहने की चेष्टा करने लगा, कि पूरा देश जब इस गांधी जी को साथ देने लगे, साथ न देना यानी किसका साथ न देना, अंग्रेजों का, बराबर। तो गांधी जी का यह आंदोलन है, उसमें पूरा देश गांधी जी का साथ देने लगा। शेखर भी गांधी जी का साथ देने का प्रयत्न करने लगे, चेष्टा यानी प्रयत्न करने लगे और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। खेकर यानी नाव को पानी में आगे ले जाना। कि शेखर छोटा था और यह आंदोलन उसके बस की बात नहीं थी, वो छोटा था और उसके घर वाले भी शायद उसे उस आंदोलन में जाने नहीं देते। इसलिए उसने क्या किया कि जब वो भी उस आंदोलन में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो नहीं कर पाया तब उसने दूसरा रास्ता अपना लिया। उसने क्या किया, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए कि भले ही मैं
इन लोगों का साथ न दे पाऊं, बराबर है, पर मैं मेरी तरफ से तो मेरे देश का साथ दे सकता हूँ ना। इसलिए उसने क्या किया, विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए और 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा, कि उसने विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और देसी कपड़ा ही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके, कि वो उसने बाहर घूमने मिलने लोगों से और फिरना भी छोड़ दिया। उसका कारण क्या था, उसके पास उतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि वो पहनकर जा सके, क्योंकि देसी कपड़े ही वो पहनना चाहता था, विदेशी कपड़ों का उन्होंने त्याग किया था। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती कि लेखक क्या करता, ये आंदोलनों को देखने के लिए वो दोपहर में सब जब घर पर नहीं होते या सो जाते तब वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर देखा करता था। तो कभी दूर से बहुत से कंठ यानी गला, समवेत यानी कि सामूहिक पुकार उस तक पहुंचती थी कि वो आंदोलनकारी जो है वो सभी नारेबाजी करके आंदोलन करते हैं। तो वो क्या नारा लगाते हैं, गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। कि वो क्या नारेबाजी करते थे कि गांधी जी का बोलबाला यानी अति प्रसिद्ध होना, कि गांधी जी अति प्रसिद्ध हो, दुश्मन यानी अंग्रेजों का मुंह काला हो। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे। प्राण पुलकित होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, कि तब शेखर जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था। और वह भी खिड़की के बाहर तो जा नहीं सकता था, इसलिए खिड़की के अंदर रहकर ही वो नारेबाजी करता था कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। इसके आगे वह जा नहीं सकता था, कि खिड़की के आगे तो वो निकल नहीं सकता था, इसलिए खिड़की के अंदर रहकर ही उसने उन लोगों का साथ दिया। घर से अनुमति नहीं थी, कि वो छोटा था उम्र में, इसलिए घर से जाने की अनुमति उन्हें नहीं थी। अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था, बराबर। और घर से अनुमति नहीं थी, इसलिए उस पर अंकुश लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था। अगर अनुमति होती तो वो शेखर निकलकर कहां से कहां चला जाना था और कैसे क्या कर देता था। इतना वो क्रांतिकारी विचारों वाला था, जो निरंतर उसे मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। कि घर वालों ने उसे अनुमति नहीं दी थी और उस पर प्रतिबंध लगाया था बाहर निकलने के लिए, और प्रतिबंध लगा हुआ था, इसीलिए वो क्या करता था, बाहर निकलने के लिए या देश को साथ देने के लिए वो निरंतर यानी कि हमेशा कोई न कोई नया रास्ता ढूंढ ही लिया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठे हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। कि एक दिन माँ के अलावा सब बाहर गए हुए थे। माँ कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने सब कमरों में से क्या किया, सब लोगों के विदेशी कपड़े बटोरे यानी इकट्ठे किए और नीचे एक खुली जगह में ढेर लगा दिया यानी ढगला कर दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल में से उंडेला। उन कपड़ों पर क्या, जो सबसे पहले तो उन्होंने अपने विदेशी कपड़े को तो त्याग किया ही था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्ट नहीं था वो, कि मुझे और भी मेरे देश का साथ लेना है। तो उसने क्या किया, अपने घर के जो लोग थे वो भी विदेशी कपड़े पहनते थे, तो घर पर जब कोई नहीं था तब उसने वो विदेशी कपड़े सब कमरे में से निकाल कर ले आया और एक जगह पर ढक कर दिया और उस पर मिट्टी का तेल जो है वो लाकर उंडेल दिया। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था और वहां जाने की उसे हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने लैंप में से लाकर वो मिट्टी का तेल उंडेल दिया और उन कपड़ों में आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, कि आग जो है वो एकाएक भभक उठती है, बहुत ज्यादा वो भभकने लगती है। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, कि आग को देखकर, विदेशी कपड़ों की जली हुई आग को देखकर शेखर भी एकदम प्रसन्न हो उठता है। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। कि वो क्या करने लगा, आग के चारों ओर नाचने लगता है और गला खोलकर गाने लगता है कि गांधी का हो बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। कि वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसे ऐसा एहसास होने लगा मानो वो आंदोलन में साथ देने लगा। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, यानी कि शेखर की इस करतूत से उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है।
जिसके कारण उसका गाल लाल हो गया और जलने लगा। लेकिन राख ढेर हो गया था कि उसकी माँ आई तब तक तो वो कपड़ों का ढेर जो है वो राख हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ कुछ कर नहीं पाई। लेकिन शेखर को उन्होंने बहुत डांटा। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। घृणा यानी नफरत, कि शेखर के मन में विदेशी चीज के मात्र से प्रति नफरत हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। कि उसने देखा कि हम भारतीय हैं, फिर भी हम भारतीयों के अंदर विदेशियों का भूत सवार है, विदेशियों ने का प्रभुत्व जमा हुआ है। हम आज भी देखते हैं कि हम भारतीय संस्कृति से ज्यादा विदेशी संस्कृतियों में मानते हैं। तो ये आज से नहीं, पहले से ही थी। आतंक यानी डर भरा हुआ है। इसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसने यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। कि उसे ये भी याद आया कि उनके पिता जो थे वो उन्हें घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा करते थे। और यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है। शैशव यानी बचपन। कि उनके पिता क्यों कहते थे अंग्रेजी में बात करने के लिए, क्योंकि वो पिता जानते थे कि शेखर को बचपन से ही अंग्रेजी आती है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। देखो, हम हिंदी और गुजराती जो है वो बचपन से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे शेखर का उल्टा था, क्योंकि उसका पूरा वातावरण ही ऐसा था कि उसे अंग्रेजी बचपन से आती थी और हिंदी वो भी सीख रहा था। उसकी पहली आया ईसाई थी। आया यानी उसकी देखभाल करने वाली स्त्री। वो कौन थी? ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वह अमेरिकन मिशनरी था। कि उसकी पहली आया, उसकी देखभाल करने वाली स्त्री कौन थी? ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जो था पढ़ाने वाला, वो भी कौन था? अमेरिकन मिशनरी, यानी कि वो भी पूरा अंग्रेजी बोलता था। जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था। कि शेखर का गुरु जो था वो पढ़ाता उसे कुछ नहीं था, पर दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा उसे देता रहता था। इसका कारण है कि वो अंग्रेजी बचपन से जानता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ। कि देखो, ये लड़का अंग्रेजी को बहुत नफरत करता है, फिर भी उसे उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है ऐसा वो कहता है। उसका कारण क्या है? कि हम सबको पता है कि मातृभाषा हमारी कौन सी है? जो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा, यानी हम सबकी मातृभाषा गुजराती है। क्योंकि हम जब बोलने लगते हैं, बराबर पहला शब्द निकालते हैं, तब गुजराती है, तब से गुजराती हम कि सबसे पहली भाषा हम गुजराती सीखते हैं, इसलिए गुजराती हमारी मातृभाषा है। तो शेखर कहता है कि यदि हमारी मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा हुई। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसे अंग्रेजी सिखाया गया और विदेशी उसकी माँ, और वह उसे पसंद नहीं था। उसके आत्माभिमान को, कि उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, कि जिसे मैं घृणित समझता हूँ। घृणित यानी कि नफरत। शेखर क्या सोचता है कि जिसे मैं नफरत करता हूँ, अंग्रेजी भाषा को नफरत करता हूँ, उसी विदेशी भाषा को मुझे माँ कहने को विवश होना पड़ता है। बाध्य होना यानी कि विवश होना, कि जिस भाषा को मैं नफरत करता हूँ उसी को मजबूरी में मातृभाषा कहना पड़ता है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ने का आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। कि उसने क्या किया कि उसे बहुत गुस्सा आया कि अंग्रेजी ही उसे बचपन से सिखाई गई, इसलिए उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हुई। और जिस भाषा को वो नफरत करता है उसी भाषा को माँ कहने के लिए वो विवश था। इसलिए उसने क्या किया? बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द भी वो निकालने लगा और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को भी दूर करने लगा। कि यहाँ आज हम यहाँ तक देखते हैं। थोड़ा जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। थैंक यू।